हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 से लगाकर 14 तक के 1 अंक वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करने वाले हैं। आपके पेपर में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं 1 अंक वाले, और आज अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो गारंटी है ये 6 के 6 प्रश्न आपको पेपर में मिलने वाले हैं इन्हीं प्रश्नों में से। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें मैंने उन प्रश्नों को रखा है जो अभी तक सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, यानी सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। या पूछ लिया जाएगा आपसे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो आइए पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि देखेंगे कि दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है। क्या है? दो बिंदु आवेश, एक Q1 और एक Q2, एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच लगने वाला बल क्या है? F है। क्या है? बल F है। तब देखेंगे क्या होता है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल की अनुक्रमानुपात, यानी जो दोनों आवेश हैं उन आवेशों के जो बल है क्या होता है? परिणामों के गुणनफल, यानी Q1 Q2 के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसे एक मानते हैं, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r² होता है। दूरी क्या हमारी r है, तो r² होता है। इन दोनों को अगर हम मिला के लिखें तो क्या हो जाएगा हमारा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। K क्या होता है? यहाँ पर नियतांक होता है। Q1 Q2/r² हो जाएगा, यानी ये सूत्र निकल कर आ जाएगा, जहाँ पर K क्या का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। या इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। कूलाम स्क्वायर होता है। तो अगर आप चाहो तो K की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ये भी सूत्र बन सकता है। तो ये कूलाम का नियम हो जाता है। किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा, आप इसको ऐसे हल कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जाएगा कूलाम का नियम। फिर अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो आइए पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी इसे बात करें तो E से प्रदर्शित किया जाता है। E से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। E से प्रदर्शित करते हैं, यानी सूत्र क्या होता है इसके लिए? E बराबर F/Q नॉट। परीक्षण आवेश यहाँ पर Q क्या है? परीक्षण आवेश, F क्या है? बल है, ठीक है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या लिख सकते हैं? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या हो जाता है? न्यूटन प्रति कूलाम। अगर हम इसकी विमा बनाना चाहें तो विमा भी बना सकते हैं। बल की विमा क्या होती है? mLT-2। mLT-2 कूलाम की क्या होती है? AT। अब हम क्या करें? AT को ऊपर पहुंचाएं तो क्या हो जाएगी? M हो जाएगी, L हो जाएगी, mLT। T कितने हैं? -2 हैं। एक ये ऊपर भी जाएगा तो ये -1 जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 और -1 कितने हो जाएगा? -3। तो T-3 और A-1, ठीक है। तो A हो जाएगी इसकी विमा हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। फिर आता है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहा जाता है? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे अगर हम लिखना चाहें
तो इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। क्या हो जाता है सूत्र, फाई ई बराबर ई ए, सूत्र क्या हो जाता है, ई ए हो जाता है, इसके लिए सूत्र हो जाता है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा इसका, कूलम इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का। फिर आइए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस प्रमेय क्या होती है ये देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना हो जाता है, यानी फाई ई बराबर क्या होगा, Q/ε0 हो जाएगा। ये क्या होती है, गॉस प्रमेय। क्या पढ़ा हमने, ये किसी बंद पृष्ठ मानी कोई बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यानी फाई ई उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश क्यू का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, यानी क्या होगा कि फाई ई बराबर Q इंटू 1/ε0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आता है गॉस प्रमेय हो जाती है हमारी, जिसे हम गॉस प्रमेय कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध यानी घिरे हुए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फिर अगला प्रश्न, रेखीय आवेश घनत्व क्या होते हैं। तो मान लीजिए कोई एक तार है, एक चालक तार है, चालक तार पर +Q आवेश वितरित है, जिसकी लंबाई क्या है, L है, क्या है, L है। तो किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इससे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर Q/L इसका सूत्र हो जाता है, ठीक है, लैम्डा बराबर Q/L क्या हो जाता है, रेखीय आवेश घनत्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो वैद्युत विभव क्या होता है, आइए देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है, यानी क्या होता है, V बराबर W/Q0 हो जाता है। ये क्या होता है, वैद्युत विभव का सूत्र, यानी क्या पढ़ा हमने, ये किसी आवेदन परीक्षण आवेश को यानी Q को कहाँ से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने, मान लीजिए ए हो जाएगा ए, वही हो जाएगा बी, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, वैद्युत विभव कहा जाता है। इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, V बराबर W/Q हो जाता है। अगर हम इसका मात्रक देखें तो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, मात्रक क्या हो जाता है, जूल प्रति कूलम। और क्या चाहिए हमें, विमा। तो विमा क्या होगी, कार का कार्य क्या होती है, ml²T-2, ml²T-2 की कार्य की विमा हो जाती है। आवेश की क्या होती है, AT, क्या होती है, AT। तो m, तो m का m रहेगा, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ml² रहेगा, t कितने हो जाएंगे, T-3 हो जाएंगे, ml T-3, ए ऊपर जाएगा तो A-1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी किसकी, वैद्युत विभव की विमा हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है अगला प्रश्न, विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। विभव प्रवणता क्या होता है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या करते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, यानी विभव प्रवणता बराबर क्या होती, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की ΔV/ΔX क्या होता है, विभव प्रवणता हो जाती है। अगला प्रश्न है, संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो संधारित्र क्या होता है, आइए संधारित्र देख लेते हैं। तो संधारित्र क्या होता है, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जाती है, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। अब संधारित्रों की धारिता क्या होती है, तो किसी संधारित्र की एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या कहा जाता है, संधारित्र की धारिता कहा जाता है। जिसे C से प्रदर्शित करते हैं, C बराबर क्या होता है, Q/B हो जाता है,
इस प्रश्न सूत्र हो जाता है इसका। प्रश्न क्या है अगला, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है, U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पर K होता है माध्यम का परावैद्युतांक है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फिक्स होता है। और आपको जब भी कोई सूत्र लिखो तो उसके जो संकेतों के नाम जरूर लिखिए, यानी जिसमें जो दिए हैं उनके नाम जरूर दर्शाइए, उनको कौन से क्या चीज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो क्या होता है, वह नियत वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन श्रेणी की ओर आगे बढ़ते हैं, वह अपवहन या अनुगमन वेग कहलाते हैं। मान लीजिए कोई एक चालक है, ठीक है, चालक है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, विचारता इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसमें कोई हम एक बैटरी जोड़ते हैं, लगाते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वह उसकी दिशा, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन जब जैसी धारा प्रवाहित होती है तो इसके इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस वेग से गति करने लगते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है। फिर क्या अगला प्रश्न, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो क्या होता है, VD बराबर EV टॉ बटे ML हो जाता है। यहाँ पर VT क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, L क्या है, चालक की लंबाई है, V क्या है, विभवांतर है, टॉ क्या है, श्रांति काल है, और M क्या होगा, उसका द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम उसको दर्शा देना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो क्या होता है, I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD, जहाँ I क्या हो जाएगी, आपकी धारा हो जाएगी। ठीक है, A क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल हो जाएगा। VD आप पढ़ चुके हो, क्या होगा, अनुगमन वेग होगा, अनुगमन वेग हो जाएगा, अनुगमन वेग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध लिखिए। तो क्या होता है, धारा घनत्व तो J बराबर I बटे A होता है, J बराबर I बटे A होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि I बराबर हमने क्या पढ़ चुके हैं, I बराबर क्या पढ़ चुके हैं, NEAVD। तो हम इसमें रख सकते हैं J बराबर क्या लिखेंगे हम, NEAVD लिखेंगे। ठीक है, और बटे में क्या है, A है, तो A से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी J बराबर क्या बचेगा, NEVD। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर J क्या होगा, J आपका धारा घनत्व होगा, और VD आप पढ़ चुके अनुगमन वेग, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। तो ये आप कर सकते हो इतना। ठीक है, अगला क्या है प्रश्न, किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो किसी सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम स्मॉल r से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो किरचॉफ का धारा नियम क्या होता है, मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए कोई संधि O है जिस पर बहुत सी धाराएं मिल रही हैं, क्या हुई, इस पर बहुत सी धाराएं मिल रही हैं, यानी मान लीजिए I1 I2 I3, ठीक है, I3 I4, ये सब धाराएं मिल रही हैं। तो क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, सिग्मा I बराबर 0। यानी और इसमें क्या, संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। जैसे हम मान ले यहाँ पर मान लीजिए, इसे मान लीजिए I3 I4 I5 जो संधि से दूर जा रही हैं, और टोटल योग क्या होता है 0। तो ये बराबर किस तरफ लिखेंगे हम, तो I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, ये क्या हो जाएगा, सूत्र बन जाएगा, और ये सब कैसे होंगे, धनात्मक हो जाएंगी, इस तरफ जाएंगी। तो ये होता है किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, अगला है किस प्रश्न क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है,
इस नियम के अनुसार किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। यानी क्या होता है, समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आई। क्या होता है, म्यू इंटू आई हो जाता है। क्या है, किसी बंद वक्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन उस बंद द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत धारा यानी आई का म्यू जीरो गुना होता है। यानी जो हो जाएगा समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा। ये होता है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, इतना आप इसमें लिख सकते हो। फिर क्या है, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल का सूत्र लिखिए। तो क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई एन आई बटे एल हो जाता है। जहाँ पर जो आप देख सकते हो कि एन बराबर क्या होता है आपका, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है स्मॉल एन बराबर एन कैपिटल एन बटे एल हो जाता है। यहाँ पर प्रति परिनालिका की प्रति लंबाई के फेरों की संख्या, एन स्मॉल एन क्या होगा, परिनालिका की प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या। तो प्रति मीटर लंबाई पर फेरों की संख्या यानी स्मॉल एन हो जाती है। तो इस एन बटे एल की जगह हम लिखेंगे स्मॉल एन लिखेंगे, तो हमारा सूत्र क्या निकलेगा, बी बराबर म्यू नॉट इंटू एन आई हो जाएगा। तो ए हो जाएगा, उसके लिए सूत्र हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न क्या है, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। क्या होता है सूत्र, तो आइए देखते हैं। तो क्या होता है, एफ बटे एल बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे आर, ये हो जाता है सूत्र। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे I1 I2 आप जानते हो धारा हो जाएगी, एफ बल हो जाएगा, चालक तार की लंबाई हो जाएगी एल। ठीक है, ये सब तो इस सूत्र को आपको लिख देना है। ठीक है, तो चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व की परिभाषा व मात्रक लिखिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी। यानी क्या होता है, ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका सूत्र हो जाता है। यानी एल क्या होता है, यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक होता है। एल क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक हो जाता है। यहाँ पर स्वप्रेरण गुणांक, इसको हम चाहते तो ऐसे लिख सकते कि, चलो ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, ई बराबर क्या होगा माइनस एल बट्टी डेल्टा आई बट्टी डेल्टा टी लिख सकते हैं। ऐसे आप लिखना, एल क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा। फिर अगला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। क्या होती है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ऐसे ही फिर अगला प्रश्न क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका परिणमन अनुपात लिखिए। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। परिणमन अनुपात क्या होता है, आर बराबर एन एस बटे एन पी हो जाता है, इसका सूत्र हो जाता है। फिर प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान तथा शिखर मान में संबंध। तो क्या होता है, आई आर एम एस बराबर आई जीरो अंडर रूट टू। ये क्या होता है, यहाँ पर आई आर एम एस क्या होता है आपका वर्ग माध्य मूलमान, तथा आई जीरो क्या होता है धारा का शिखर मान। क्या होता है, शिखर मान होता है। और आर आर एम एस क्या होता है, वर्ग माध्य मूल मान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, तो शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान। फिर प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, आर एल परिपथ तथा एल सी आर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का सूत्र। तो पहले हम आर एल के लिए देख सकते हैं। तो आर एल के लिए क्या होता है, जेड बराबर
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर हो जाता है। अगर हम एल सी आर परिपथ के लिए देखें तो जेड बराबर क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो जाता है। ये दोनों के लिए सूत्र हो जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, ये एल आर के लिए और ये एल सी आर परिपथ के लिए हो जाता है। फिर प्रश्न है पूर्णांतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, यानी ये आपके प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हूँ। दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो, अधिक हो। बस ये क्या होता है, इसकी दो शर्तें हो जाती हैं। फिर प्रश्न है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो क्या होता है, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे 2 साइन ए बटे 2। यहाँ पर क्या होगा, ए क्या होगा आपका प्रिज्म कोण हो जाएगा, ए क्या होगा प्रिज्म कोण, डेल्टा एम क्या होगा विचलन कोण, यानी न्यूनतम विचलन कोण। एन क्या हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा। क्लियर है, इतना आप इसमें लिख। प्रश्न है गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n2 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर क्या हो जाता है, n2 माइनस n1 बटे r हो जाता है। ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके लिख सकते हैं n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। और अगर हम इनके संकेत लिखना चाहें तो यहाँ पर u आप जानते हो क्या होती है, पृष्ठ से वस्तु की दूरी होगी, पृष्ठ से वस्तु की दूरी होगी। v क्या होगा आपका, जो पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी। r क्या हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या, यानी वही पृष्ठ से या ऐसे लिख सकते पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। n क्या हो जाएगा आपका अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ ऐसे लिख सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, या आप ये लिख दो या आप ये लिख दो। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। एक और प्रश्न आ जाएगा एक, तो क्या होता है 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर का सूत्र होता है। अगर बात करें किन किन बातों पर ये निर्भर करती है, तो अपवर्तनांक पर करती है, वक्रता त्रिज्या पर करती है और रंग पर करती है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, और ये लेंस मेकर का सूत्र हो जाता है। अगर लेंस मेकर का सूत्र लिखने के लिए आए तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं। तो ऐसे स्रोत जिनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। अगला है प्रकाश में विवर्तन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। तो प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोध का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। फिर अगला क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। तो क्या है, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसे किसी धातु पर डालने पर धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं दहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, म्यू नॉट बराबर c/λ इसका सूत्र हो जाता है। ठीक है, इतना लिखना है। फिर क्या है, कार्यफलन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं, W बराबर h न्यू नॉट हो जाता है। एक कार्यफलन का
सूत्र हो जाता है। फिर अगला क्या है, प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को लिखिए। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है कि 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाता है। ये हो जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो अगर हम लिखना चाहें, इनके कुछ संकेतों को समझाना चाहें, तो यहाँ पर जो v मैक्सिमम है यानी अधिकतम है, तो क्या होता है उस फोटो इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम वेग होता है। क्या होता है, फोटोन इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। अगर हम जो न्यू की बात करें, न्यू तो ये क्या है, अपशोषित फोटोन की आवृत्ति है। क्या है, अपशोषित फोटोन की आवृत्ति है। और म्यू नॉट की बात करें तो ये धातु की दहली आवृत्ति है। क्या है, धातु की दहली आवृत्ति है। इससे पहले हम प्रश्न में पढ़ चुके हैं दहली आवृत्ति क्या होती है। फिर h क्या है, प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है, h प्लांक नियतांक होता है। ठीक है, h प्लांक नियतांक है। फिर चलते हम अगले प्रश्न की। प्रश्न है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के सूत्र को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए। तो क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p, ये क्या होता है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है। चूंकि हम जानते हैं कि p बराबर क्या होता है, mv होता है, तो हम p की जगह क्या लिखेंगे, हम mv लिख देंगे। और p बराबर क्या हो जाता है, √2m भी होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी जगह हम √2m भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये भी सूत्र हो सकता है, चाहे ये लिख दूँ चाहे लिख दूँ। ठीक है, उससे फाइनल सूत्र क्या होता है, ये होता है। तो भी उसको समझना है, तो आपको जब भी अब पूछने के लिए आए तो आपके लिए लैम्डा बराबर h/√2m, इसको लिखना है। दहली तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र हो जाता है। समस्थानिक एवं संभारक नाभिकों में अंतर लिखने किया जाएगा। तो क्या होते हैं, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जबकि संभारकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, AMU किसे क्या तात्पर्य है, इसका किलोग्राम के साथ संबंध बताइए। तो एक AMU कार्बन परमाणु यानी 6 परमाणु क्रमांक और 12 परमाणु भार के द्रव्यमान के 12वें भाग को कहते हैं। इसका AMU में मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, N टाइप तथा P टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहक कौन कौन होते हैं। तो N टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा P टाइप में कूटर आवेश वाहक का काम करते हैं। अगला है, PN संधि डायोड में अपक्षय परत से आप क्या समझते हैं। तो PN संधि के दोनों ओर वह परत जिसमें चलनशील आवेश वाहकों की उपस्थिति नहीं रहती है, अपक्षय परत कहलाती है। तो अब अगर आप इतने प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर सकते हो तो गारंटी आपके प्रश्न जो आएंगे वो इन्हीं में से आएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।